वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़। और मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में जो है वो हमने मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमारा फोकस है, प्रीलिम बेस्ड है सीरीज़ है, प्लस साथ में हमारा जो टारगेट है वो पूरा 1857 से लेकर जो है वो 1947 तक जो है वो पूरी हिस्ट्री को जो है वो यहाँ पे कवर करना। हमने दो पॉइंट्स में यानी कि दो फेजेस में इनको चला रखा है। एक तो हम इवेंट वाइज भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लस साथ में हम पूरी क्लासेस को भी अपलोड कर रहे हैं, और यहाँ से ईयर वाइज भी हमारा जो है वो कवर अप हो रहा है। तो जिस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो सीक्वेंस में पूछा जाए या फिर किसी भी फैक्ट को लेकर पूछा जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर का नाम पूछ ले या ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी या क्यों बनी थी, वो सब हम कवर करने हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारी जो पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ है हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी हमें कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 19th सेंचुरी में ये जो सोशल अवेकनिंग का कंसेप्ट जो समझते हैं हम कि ये सोशल अवेकनिंग, हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं कि सोशल अवेकनिंग लेड टू द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। तो वो कौन सी सोशल अवेकनिंग थी और वो सोशल अवेकनिंग्स में लीडर्स कौन थे जिन्होंने जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो सोशल अवेकनिंग्स थी इनको मासिस तक स्प्रेड किया, और किस फॉर्मेट के थ्रू किया, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशंस थी इन लीडर्स की, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो ये जो सोशल अवेकनिंग है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले सोशल मूवमेंट्स में, दूसरा रिलीजियस मूवमेंट और तीसरा पॉलिटिकल मूवमेंट। ये तीनों मिलकर रिजल्ट हुआ, मतलब इन तीनों को मिलाकर जो फाइनल में जो रिजल्ट बना दैट इज़ नेशनलिज्म। मतलब सोशल रिफॉर्म्स करके सोसाइटी में आपने रिफॉर्म्स किए, आपने रिलीजियस मूवमेंट्स को जो है वो इंक्रीज़ किया, रिलीजियसली रिफॉर्म्स किए, और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को रेज किया। पॉलिटिकल मूवमेंट्स यानी कि अवेयरनेस को स्प्रेड किया। ये सब कन्वर्ट हुआ किसमें? नेशनलिज्म में, आफ्टर 1857 मेनली, जब यहाँ पर जो है वो एक क्राउन रूल और सिर्फ कॉमन पीपल बचते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो ये रिस्पॉन्सिबल थे ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, कि ये जो मूवमेंट्स भारत में इनिशिएट हुए ये क्यों हुए, इनका कारण क्या था? तो 3 हेड्स में डिवाइड करते हैं कि सोशल में जो सबसे पहला आता है वो आता है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न जो एजुकेशन था उसके इम्पैक्ट की वजह से भारत में क्या हुआ? बर्थ ऑफ साइंटिफिक लर्निंग अमंग द इंडियंस, कि जो भारतीय लोग थे उसमें क्या हुआ? साइंटिफिक लर्निंग की जो स्किल्स थी उनकी जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई। ऐसा नहीं था कि पहले भी था, लेकिन जो एक मॉडर्न एज था वो हमें जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन से मिला, जिससे स्प्रेड हुई एजुकेशन। हमारी एजुकेशन पहले लिमिटेड थी, लेकिन जो वेस्टर्न थॉट्स वाली जो एजुकेशन थी, वेस्टर्न कल्चर की एजुकेशन थी, ये मासिस तक पहुंचने लगी, तो जिसकी वजह से स्प्रेड हुआ एजुकेशन का और लोग अवेयर हुए। सोशल अवेकनिंग में रिजल्ट हुआ ये, और साथ में यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट यहाँ से प्रमोट हुआ। तो ये 3 कारण थे जो, मतलब ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो वेस्टर्न कल्चर के साथ, ये वेस्टर्न एजुकेशन के साथ डायरेक्ट लिंकअप करते हैं, और इनका प्रभाव हमारी जो है वो एजुकेशन पर पड़ा। देन उसके बाद प्रेस फ्रीडम, चार्ल्स मैटकाफ ने 1835 में प्रेस को फ्री कर दिया। जब प्रेस को फ्री किया तो उससे क्या हुआ कि अपने विचारों को जो है वो हम ईजिली प्रिंट करके किसी को भी शेयर कर सकते थे। इससे न्यूज़पेपर, जर्नल्स के थ्रू जो है वो अपने विचारों को जो है वो लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये भी जो है वो हेल्प करता है नेशनलिज्म में। इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न रूल ऑफ लॉ, भारत में मॉडर्न रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो 1858 का जो एक्ट था जिसके तहत कहा गया था गुड गवर्नेंस एक्ट। पहला फैक्टर तो ये हो गया कि ये सिर्फ एक रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हो रहा है। दूसरा ये कहा गया कि नेशन वाइड वन रूल, तो इससे क्या है कि वन नेशन की फीलिंग का जो है वो डेवलप्ड होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले रीजनल स्टेट्स थी, लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिश रूल, वन ब्रिटिश रूल की वजह से क्या हुआ, एक वन नेशन का कंसेप्ट भी जो है वो बिल्डअप हुआ। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो ये लाइड करते हैं मूवमेंट्स को। अब इन मूवमेंट जो थी इनका नेचर क्या था, ये मूवमेंट्स का नेचर भी जो है वो एग्जाम के लिए बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले नेचर में अगर हम बात करें कि ये जो मूवमेंट थी बेस्ड ऑन रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, इन्होंने भाईचारा की बात की थी। इन्होंने कहा था कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबको जो है वो रिफॉर्म्स करके, रिफॉर्म सोसाइटी में इनिशिएट करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। तो ये मेन टारगेट था। दूसरा ये नॉन वायलेंट थी। अगर हम देखते हैं बाकी सभी कंट्रीज़ में फ्रीडम स्ट्रगल वो बहुत वायलेंस बेस्ड हुआ है, लेकिन हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो नॉन वायलेंस एज कम्पेयर टू अदर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, जो हमारी अर्ली डिमांड्स थी, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर थी, यानी कि ये कहती थी कि हमें एक संविधान कानून को फॉलो करके कानून के दायरे में रहकर जो है वो आज़ादी गेन करना है या सोसाइटी में रिफॉर्म्स करना है। फेथ इन गवर्नमेंट, इनका सरकार में विश्वास था। स्पेशली इन केस ऑफ अर्ली की अगर हम बात करें कि जो अर्ली मूवमेंट थी हमारी, यानी कि मॉडरेट फेज इसको हम कहते हैं, तो ये मॉडरेट फेज में जो है वो हम जो देखते हैं यहाँ पर कि सरकार में लोगों का फेथ था। साइंटिफिक टेम्पर, इंपॉर्टेंट
जो लिंकअप करता है इसके साथ, दूसरा इनिशियली जो ये मूवमेंट थी ये लिमिटेड थी सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस की तरफ। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन लोगों तक ये लिमिटेड थी, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड जो है वो मासेस में नहीं हुआ है। और बाद में हम जब पढ़ेंगे मॉडरेट फेज को तो वहाँ हमें ये क्लियर होगा कि ये लिमिटेड थी तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। लेटर ये स्प्रेड हुआ मासेस पे, तो ये कुछ बेसिक फैक्टर है जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स जो है वो रेज्ड हुई। देन मूवमेंट्स जब रेज्ड हुई तो उसमें हमें दो कंसेप्ट या दो जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पढ़ना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि ये जो है वो हमारी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट का बेस है। तो सबसे पहले तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। 1828 में जो है वो ब्रह्मो समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने जो है वो एस्टेब्लिश किया था या फाउंड किया था। ये एक रिफॉर्मर मूवमेंट थी, ठीक है, जो मेनली किसके ऊपर बेस्ड थी, उपनिषद के ऊपर। इन्होंने उपनिषद को प्रमोट किया था। साथ में इन्होंने कहा था कि कुछ वेस्ट में अच्छा है कुछ ईस्ट में अच्छा है, हमें दोनों को मिलाकर इंडिया को बेस्ट बनाना है। फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनका विश्वास था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म्स लाने में हेल्प कर सकती है, और इसका रिजल्ट भी था सती एबॉलिशमेंट इन 1829। 1829 में सती के एबॉलिशमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। उसके बाद बिलीव्ड इन वेस्टर्न कल्चर में बिलीव करते थे। उसके बाद ट्रीटेड ऑल रिलीजन इक्वली, दैट मीन्स सेकुलर। कहीं ना कहीं यहाँ से सेकुलर जो है वो हमें देखने को मिलता है कि सारे रिलीजन एक समान इक्वल है। इसके बाद दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी आर्य समाज। आर्य समाज जो है वो 1875 में बनी थी। दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के फाउंडर थे। 10 अप्रैल, अगर हम बात करें 10 अप्रैल 1875 में ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, यानी कि रिवाइवल ऑफ द वेदास। इन्होंने कहा कि जो वेदास में मेंशन्ड है वो हमें फॉलो करना है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, इनका कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट में फेथ नहीं था, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट भी नहीं थे। इन्होंने कहा कि हमें इंडियन कल्चर को प्रमोट करना है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर भी बुरा नहीं है। ज़्यादा ध्यान उन्होंने वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा ना ध्यान देकर इन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया। बिलीव्ड इन हिंदुइज्म एज सुप्रीम फॉर देम, ये हिंदुइज्म में बिलीव करते थे, मतलब हिंदुइज्म इनके लिए सुप्रीम रिलीजन है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स का जो है वो बेस रखा। और राजा राम मोहन रॉय की एक ऑर्गेनाइजेशन और भी है, दैट इज़ आत्मीय सभा। ये जो आत्मीय सभा है ये बनी थी 1814 में, इन्होंने ही इसको बनाया था, जिसके थ्रू इन्होंने रिफॉर्म्स जो है वो इनिशिएट किए। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले आती है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो ये न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी, ठीक है। 1897 में शुरुआत हुई थी इसकी और स्टार्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद इन कलकत्ता में शुरू किया था। और इसका हेडक्वार्टर जो था वो था बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था, और प्रेजेंट टाइम इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद रामकृष्ण मिशन का जो मेन टारगेट था इनका था कि फिलॉसफी ऑफ वेदांता की जो फिलॉसफी है उसको प्रोपगेट करना, इनका जो है वो मेन टारगेट था। इसमें इन्होंने जो है वो पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पर जो है वो फोकस रखा। साथ में इन्होंने कहा कि गोल ऑफ योगा, कि हमें क्या करना है कि अगर आपको अटेन करना है साल्वेशन, तो एक तो मॉन्कहुड को इन्होंने प्रमोट किया। दूसरा इन्होंने कहा कि गोल ऑफ योगा एंड द मेथड टू अटेन, जो साल्वेशन को या मोक्ष को अटेन करने का है वो आपको क्या है कि योगा, मेडिटेशन, मॉन्कहुड के थ्रू जो है वो आप रियल नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। रामकृष्ण मिशन जो है वो यूनिवर्सलिज्म के कंसेप्ट पर बेस्ड था। और अगर हम सेंटर्स की बात करें तो रामकृष्ण मिशन के वर्ल्ड वाइड सेंटर्स अभी देखे जाते हैं। मेन फोकस ह्यूमैनिटेरियन, अगर हम बात करें एक तरह से ह्यूमनिज्म पर इनका फोकस था। तो इन्होंने जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इससे रिलेटेड जो है वो स्प्रेड की पूरे नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड, जिसमें मेडिकल रिलीफ और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए। जिस गुरु से, लाइक स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये मिशन जो है वो रामकृष्ण मिशन लॉन्च किया था। तो रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण जो उनके गुरु थे उनके बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लस उनके लीडर्स को भी पढ़ेंगे। तो रामकृष्ण परमहंसा जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, इनकी बात करें अगर तो हम 1836 से लेकर 1886 के बीच में ये प्रीस्ट थे। कहाँ पर? एक दक्षिणेश्वर काली टेम्पल ये कहाँ था? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर एक प्रीस्ट थे, यानी कि ये जो टेम्पल है ये बिल्ड किया था रानी रासमोनी ने जो है वो ये टेम्पल बिल्ड किया था। यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो कंसेप्ट था, इन्होंने कहा था कि हमें यूनिटी और ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना है। तो ये सेम चीज़ जो है वो रामकृष्ण मिशन में भी हो रखी है। तो दैट मीन्स रामकृष्ण मिशन कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंसा की जो टीचिंग्स थी उन्हीं को प्रमोट करता है। साथ में इन्होंने कहा कि सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड, इन्होंने एक सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड में जो है प्रमोट किया, यानी कि भगवान की भक्ति में विश्वास रखते थे। स्पिरिचुअलिस्टिक इनकी लाइफ थी, उससे एक गुरु बने और गुरु से डिसिपल।
इनकी लाइफ में रामकृष्ण मिशन की भी अगर हम बात करें या इसमें भी, तो एक रामकृष्ण मिशन पहले तो एक स्पिरिचुअल लाइफ उन्होंने जी, फिर उसके बाद वो गुरु के फेज़ में आए और गुरु के फेज़ के बाद उनके शिष्य उनसे आगे निकल गए, जिसको हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। तो उस स्वामी विवेकानंद ने जो है वो टीचिंग्स को भी प्रमोट किया, प्लस साथ में जो उनकी जो इनिशिएटिव्स थे उनको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। इनका बर्थडे जो होता है 12 जो जनवरी, इसको हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और इनका जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो जो स्टोरी है वो सिंपल सी यही है कि नरेंद्र से जो है वो एक स्वामी विवेकानंद बनने की जो जर्नी है, दैट इज़ मॉन्कहुड। दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें जो है वो हर पर्सन की फेज़ में लाइफ आती है, और स्वामी विवेकानंद की लाइफ में भी ये फेज़ थी जिसमें जो है उन्होंने जो है वो एक स्वामी विवेकानंद का जो है वो बाद में विवेकानंद का जो है वो टाइटल भी उन्होंने जो अडॉप्ट किया। तो बर्थ जो है वो उनका कलकत्ता में हुआ था। इनके गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंसा थे, फिलॉसफर, सोशल रिफॉर्मर और मॉन्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं तो इनकी जर्नी में स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो नरेंद्र से विवेकानंद बनने की है। 1893 में जब ये जो है वो कहाँ जा रहे थे, 1893 में इनको जो है वो रिक्वेस्ट किया गया महाराजा अजीत सिंह ऑफ खत्री स्टेट। इन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया इन्हें कि आप जो हो वो आप क्या विक्रम जो आपका विवेकानंद का टाइटल है इसको अडॉप्ट करो। तो 1893 में जो है उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया, और जब ये कहाँ पर जा रहे थे, शिकागो। इनके कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो न्यू वेदांता इन्होंने प्रमोट किया है, जिसमें इन्होंने कहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू द वेस्टर्न लाइन, यानी कि वेदांत में इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को जो है वो इंक्लूड किया है कि जो वेस्ट में अच्छा है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। एम्फेसाइज्ड किया ऑन एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने जो है वो बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि एजुकेशन भी प्लस साथ में वेस्टर्न कल्चर को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। 1893 में शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन रिलीजन्स या ऑफ रिलीजन्स की अगर हम बात करें, इसमें इन्होंने एड्रेस किया था, और यहाँ पर जो है वो इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। इन्होंने यहाँ पर जो पॉइंट्स रखे हैं उसमें अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो यूनिटी और ह्यूमैनिटी की बात इन्होंने की, हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, साथ में रिलीजियस टॉलरेंस की इन्होंने बात की, यूनिवर्सलिटी ऑफ द रिलीजन्स, और साथ में इन्होंने वहाँ पर जब स्टेटमेंट दिया था, शुरुआत की थी, तो उन्होंने कहा था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है वहाँ पर उन्होंने जो है वो कोट करी, और साथ में वहाँ पर इनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, और इसलिए भारत को यहाँ से विश्व गुरु भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो रेफर्ड किया है स्वामी विवेकानंद को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, अपनी टीचिंग्स के थ्रू उन्होंने जो नेशनलिज्म को जो है वो ग्रो करने में हेल्प की। साथ में स्वामी जी ने जो है वो एम्फेसाइज्ड किया था किसके ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, नेशनल प्राइड के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी पे, जो कि एक तरह से बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन पब्लिक सर्विस। ये इन्होंने जो है वो कहा है, दैट मीन्स कि आपको जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेशनल प्राइड और स्पिरिचुअलिटी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन पब्लिक सर्विस। इसके बाद स्टार्ट किया था इन्होंने रामकृष्ण मिशन, जो हमने भी ऊपर पढ़ा। 1897 में जो है वो ये मिशन बनाया गया था, बेलूर मठ इसका हेडक्वार्टर था। देन इसके बाद इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, इन्होंने एक अद्वित्व आश्रम बनाया था, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है, टू स्टडी एंड एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ अद्वित्व फिलॉसफी, यानी कि वेदांता, अद्वित्व वेदांता या अद्विता वेदांता को जो वो प्रमोट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए आश्रम बनाया था। देन भारत सर्वेश्वरम संघा इन्होंने जो है वो एनकरेज किया, इन्होंने बनाया नहीं है, ये याद रखना, इन्होंने इसकी फॉर्मेशन को जो है वो एनकरेजमेंट दी है। इसके बाद 1894 में इन्होंने क्या किया था, फाउंडेड वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। जब ये न्यूयॉर्क गए थे, देन आल्सो वेंट टू यूके, जब यूके गए थे तो उस टाइम पे यहाँ पर जो है वो इन्होंने क्या किया था, और यूके के बाद न्यूयॉर्क में जो है उन्होंने वेदांता वेदांता स्कूल ऑफ सोसाइटी जो है वो न्यूयॉर्क में बनाई थी। लीगेसी की अगर हम बात करें तो प्रिपेयर बेस फॉर नेशनलिज्म, पहला पॉइंट। सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने रखे, विश्व गुरु का जो दर्जा भारत को दिया जाता है उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके लेटर जो स्वामी जी के लेटर्स मिलते हैं। दूसरा इन्होंने वर्क किया है ह्यूमैनिटी के लिए और ब्रदरहुड के लिए, प्लस योगा, और साथ में मॉन्कहुड। और ये जो मॉन्कहुड के साथ आज के टाइम पे हम कंसेप्ट देखते हैं मठ वाला, तो उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देन उसके बाद है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो 1820 से लेकर 1830 के बीच में, छोटी सी मूवमेंट लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इस मूवमेंट का है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में लिखने के लिए कि राइट ए नोट ऑन यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये जो मेन जो इस पर्सनैलिटी अगर हम बात करें कि जो इससे लिंकअप करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट से, वो है हेनरी विवांजियो। एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने क्या किया, ये टीचर थे,
इन्होंने अपने कॉलेज में एडवोकेट किया सोशल रिफॉर्म्स को, कैसे एजुकेशन को स्प्रेड करके, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम इन कंसेप्ट्स को प्रमोट करके, ह्यूमैनिटी की बात करके, साइंटिफिक लर्निंग्स को प्रमोट करके। इन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उन सभी को इन टीचिंग्स में जो है वो इन जो ये जो वैल्यूज़ थी इनको जो है वो अपने स्टूडेंट्स में जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया। तो इस फेज़ को कहा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट। बहुत छोटी सी मूवमेंट है ये, और ये प्रभावित थी ब्रह्मो समाज से। इसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिविस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। एजुकेशन को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बर्थ इनका 1820 में हुआ था, डेथ हुई थी इनकी 1891 में। विद्यासागर का जो टाइटल है वो 1839 में मिला है, ठीक है। इन्होंने जब डिग्री जो है वो मास्टर की जो डिग्री थी वो कंप्लीट की थी किसमें, संस्कृत और फिलॉसफी में। तो उसके बाद इनको विश्व जो अगर हम बात करें विद्यासागर का टाइटल मिला, दैट मीन्स नॉलेज ऑफ ओशियन। दयासागर और ओशियन ऑफ जेनरसिटी टाइटल जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बाय द मिचेल मधुसूदन दत्ता इन्होंने दिया है। ये एक बंगाली पोइट थे, इन्होंने जो है वो ये टाइटल इनको दिया है दयासागर। इसके बाद इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज़ प्राइसलेस ट्रेजर, एजुकेशन इज़ प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ लाइफ टू लीड नॉट ओनली द इंडिविजुअल वेलफेयर बट आल्सो द सोशल डेवलपमेंट। तो ये कोट किसने कहा है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, बंगाली एजुकेशन में इन्होंने जो है वो एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। इन्होंने जो है वो बंगाली एजुकेशन को मासेस के लिए प्रमोट किया। जो आपका यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर, संस्कृत जो कॉलेज था, प्रिंसिपल जब ये बने संस्कृत कॉलेज के, तो इन्होंने जो है वो संस्कृत कॉलेज के गेट्स जो है वो नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिए। दैट मीन्स रेवोल्यूशन। बिथून स्कूल जो बना उसमें इनका जो है वो फाउंडिंग में जो अगर हम बात करें, फाउंडेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसने जो है वो वुमेन एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया। साथ में इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो बिथून स्कूल था ये फर्स्ट परमानेंट गर्ल्स स्कूल भी था, और राजा राम मोहन रॉय ने आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके बाद इसकी मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो पूरे बंगाल में स्प्रेड करी। आल्सो कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी, इसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 1856 का विडो रिमैरिज एक्ट। इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें अगर हम, तो विधो विवाह यानी कि विडो रिमैरिज, बहु विवाह यानी कि पॉलीगैमी, और बाल्य विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज, इनके अगेंस्ट उन्होंने जो है वो वॉइस रेज करी। उसके बाद नेक्स्ट पर्सनैलिटी है ज्योतिबा फुले, और ज्योतिबा फुले जो है वो फेमस थे सत्यशोधक समाज के लिए। ये बिलोंग करते थे, फुले यानी कि एक माली जो एक ग्रुप था उससे ये बिलोंग करते थे, और इसमें इनका अगर हम बात करें बर्थ हुआ था महाराष्ट्र में। सोशल रिफॉर्मर एंड फिलोसफर, इंपॉर्टेंट वर्क पर चलते हैं। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत काम किया है, प्रमोट किया है वुमेन एजुकेशन को। फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज इन 1873। इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, जस्टिस, इन सबको प्रमोट किया है महाराष्ट्र में। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जो है उन्होंने बनाया, ठीक है, कहाँ पर, 1848 में अपनी वाइफ के साथ मिलकर। इंपॉर्टेंट वर्क गुलामगिरी, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है कि गुलामगिरी किसका वर्क है, जिसमें इन्होंने जो है वो कास्ट सिस्टम को भी कंडेम्ड किया है, प्लस साथ में गुलामगिरी जो है वो 1873 में इन्होंने शुरू किया। इनका एक जो है वो इंपॉर्टेंट वर्क और भी है, ठीक है, श्वेत कर्याचार्य, श्वेत SHET याचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध, श्वेत कर्याचार्य युशुद्ध, ये कल्टिवेटर्स, ठीक है, विप कॉर्ड है, यानी कि बुक टू एड्रेस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जमींदार्स और मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स। ये जो जमींदार मनी लेंडर्स जो एक्सप्लॉयट कर रहे थे उसके अगेंस्ट जो उन्होंने वर्क लिखा, ये बहुत ज़्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अब जिस तरह से यूनिक ये लोग न्यूज़पेपर्स लेकर आते हैं तो ये पूछा जा सकता है। इन्होंने स्पीच दी थी प्लेग के ऊपर जो काफ़ी फेमस रही है और काफ़ी हाईलाइट भी हुई थी। सत्यशोधक समाज प्रकाश भी इन्होंने बनाया, जिसमें फुले ने जो है वो अपने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बताया। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1879 में इन्होंने लिखी, जिसमें इन्होंने इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के बारे में बात की है। इन टीचिंग्स के थ्रू जो है वो हमें उस टाइम की जो है वो कंडीशंस का भी पता चलता है, तो इसलिए ये हमारे लिए डबल हेल्प करती है कि एग्जाम में भी, दूसरा इससे हमें जो है वो उस टाइम के कल्चर, सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है। सावित्रीबाई फुले इनकी वाइफ थी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो महिला सेवा सदन 1852 में शुरू किया इन्होंने। नाइट स्कूल जो है वो गर्ल्स के लिए शुरू किया 1855 में। देन सत्यशोधक समाज में इनका रोल रहता है, उसकी फाउंडेशन में 1873 में। देन उसके बाद बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन्होंने बनाया 1863 में अलॉन्ग विद हिज हस्बैंड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर की अगर हम बात करें तो सोशल रिफॉर्मर थे बॉम्बे में। अटैक ऑन ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, यानी कि इन्होंने जो है वो रिफॉर्म्स की बात की है हिंदुइज्म में, और इनका एक न्यूज़पेपर था दैट इज़ दर्पण, जो इन्होंने स्टार्ट किया था वीकली, ये पूछा जा सकता है पेपर में।
परमहंसा मंडली ये बनी थी, परमहंसा मंडली की अगर हम बात करें 1849 में, और इसके जो फाउंडर की अगर हम बात करें तो वो थे दुर्गाराम मेहता जी और डोडोबा पांडुरंग। ये दो पर्सनालिटीज़ महाराष्ट्र में ये रही है ऑर्गेनाइजेशन। और ये मंडली ने जो है बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो सीक्रेटली कैरी की। जैसे इन्होंने प्रमोट किया वन गॉड के कंसेप्ट को, एडवोकेट किया वुमेन एजुकेशन को, कास्ट सिस्टम को इन्होंने कंडेम्ड किया, और साथ में इक्वालिटी प्रमोशन की इन्होंने बात की है। विडो रिमैरिज पर भी इन्होंने जो है वर्क किया है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।